श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर बॉटनी का जो आपका सेकंड पेपर है प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, उसके विषय में हम लोग बात कर रहे थे। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि हम थर्ड यूनिट के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के, उसके बारे में बात कर रहे थे। हमने फैटी एसिड के अंदर उनका ऑक्सीडेशन किस प्रकार से होता है, अल्फा ऑक्सीडेशन और बीटा ऑक्सीडेशन के रिगार्डिंग बात कर दी है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एंजाइम के रिगार्डिंग। एंजाइम जो है वो क्या होता है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ये दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। ईएन मीन्स इन और एक बना हुआ है जाइम, ZYME। जाइम का मतलब होता है यीस्ट। इस रूप में ये बना हुआ है। आप देखेंगे कि एंजाइम जो होते हैं वो मोस्टली प्रोटीन पार्ट होते हैं, प्रोटीन पदार्थ होते हैं जो कि जैविक क्रियाओं को या उपापचयी क्रियाओं को क्या करते हैं, कंट्रोल करने का काम करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं। और ये आपको एंजाइम या दूसरा नाम बायो कैटेलिस्ट के रूप में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। यानी कि प्रोटीनी भाग होते हैं जो कि जैविक क्रियाओं को या उपापचयी क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, वो आपके एंजाइम के नाम से जाने जाते हैं, या बायो कैटेलिस्ट जो है ये नाम भी इनको दिया गया है। दूसरी बात आप देखेंगे कि एंजाइम का जो रिपोर्टिंग हम अगर बात करें एंजाइम की, तो आप लोग देखेंगे कि प्राचीन काल से ही एंजाइम के बारे में जानकारियाँ प्राप्त थी। आप अगर ऋग्वेद की बात करें तो वहाँ पर आपको पाचक रस की जानकारी मिलती है। यानी कि पाचक रस जो है वो भी एक प्रकार के एंजाइम के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। दूसरी बात, एंजाइम का जो नाम दिया गया है वो आप लोग देखेंगे कि कुहने नाम के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एंजाइम नाम जो है वो दिया है। फिर इसके बाद में आप कहेंगे लुईस पास्चर। लुईस पास्चर जो है इन्होंने एंजाइम के बारे में अपनी रिपोर्टिंग पेश की है, एंजाइम को परिभाषित किया है। ये सारा का सारा आप लोग देखेंगे। फिर नेक्स्ट आप लोग देखेंगे कि दूसरे साइंटिस्ट है जो कि आप लोगों को देखने को मिलेंगे बकनर। इन्होंने जाइमेज एंजाइम जो है उसकी डिस्कवरी की है। कौन सा? जाइमेज एंजाइम जो है वो खोजा है। फिर नेक्स्ट आप लोग देखेंगे कि आपको एक साइंटिस्ट का नाम और देखने को मिलता है JB सुमनर। JB सुमनर, इन्होंने यूरिएज एंजाइम जो है उसकी खोज की है। और इनके द्वारा ये भी बताया गया है कि एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि प्रोटीन जो है, सभी प्रकार की प्रोटीन जो है वो एंजाइम के रूप में आप लोगों को देखने को मिले। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे कि आपको लिपमैन का नाम देखने को मिलेगा। लिपमैन जो है इन्होंने, आप लोग देखेंगे कि को एंजाइम जो है इसकी खोज की है। लिपमैन के द्वारा किसकी खोज की गई है? को एंजाइम जो है इसकी खोज की गई है। फिर नेक्स्ट आप लोग देखेंगे कि दूसरा नाम आपको देखने को मिलेगा मार्केट एंड मूलर। इन्होंने आइसो एंजाइम या दूसरा नाम आइसोजाइम की खोज की है। आइसो एंजाइम या आइसोजाइम जो है वो खोजा गया है मार्केट और मुल्लर के द्वारा। फिर नेक्स्ट माइकेलिस एंड मेंटेन के द्वारा। माइकेलिस और मेंटेन जो है इन्होंने ES कॉम्प्लेक्स थ्योरी, ES कॉम्प्लेक्स थ्योरी का मतलब है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स थ्योरी जो है इसका प्रतिपादन जो है वो किया गया है। फिर नेक्स्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा इमिल फिशर। इमिल फिशर के द्वारा आप लोग देखेंगे कि इन्होंने लॉक एंड की थ्योरी एंजाइम की जानकारी के रूप में प्रोवाइड करवाई है इमिल फिशर के द्वारा। फिर नेक्स्ट आप लोग देखेंगे कि आपको कोसलैंड का नाम देखने को मिलता है। कोसलैंड ने एक थ्योरी दी है जिसे आप लोग कहेंगे एंजाइम के लिए इंड्यूस्ड फिट थ्योरी के रूप में डिस्क्राइब किया है। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक साइंटिस्ट का नाम और देखने को मिलेगा
ड्यूकोवलेक्स, इन्होंने एंजाइम के लिए एक सुफिक्स यूज किया है एज शब्द, यानी कि जितने भी एंजाइम होते हैं मोस्टली कुछ अपवाद को छोड़कर ट्रिप्सिन वगैरह जो है इनके अंदर, पेप्सिन ट्रिप्सिन अपवाद है, इनके अंदर आप लोगों को ज़्यादातर एंजाइम के अंदर लास्ट में एज शब्द जो है वो जुड़ा हुआ देखने को मिलेगा। तो एंजाइम क्या है, आपने कहा प्रोटीनी पदार्थ है जो कि उपापचयी क्रियाओं को या जैविक क्रियाओं को उत्प्रेरित करने का काम करता है। कोहने ने एंजाइम शब्द दिया था, लुईस पास्चर ने इसकी खोज की है, बकनर ने जाइमेज एंजाइम की खोज की है, जेबी समनर ने यूरिएज एंजाइम की खोज की है, लिपमैन ने को एंजाइम की खोज की है, मार्केट एंड मुलर ने आइसोजाइम की खोज की है, और माइकेलिस मेंटेन ने एक थ्योरी दी है जिसे आप लोग कहेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स थ्योरी। इमिल फिशर के द्वारा थ्योरी दी गई है उसको आप लोग कहेंगे लॉक एंड की थ्योरी, और कोसलैंड के द्वारा जो थ्योरी दी गई है उसे आप लोग कहेंगे इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। और आप कहेंगे कि एंजाइम के अंदर एक सुफिक्स यूज की जाती है जिसे आप लोग क्या कहते हैं, एज के रूप में डिफाइन करते हैं। तो ये सारा का सारा आप लोगों को देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट इसी एंजाइम के अंदर आप लोग देखेंगे कि एंजाइम जो है वो मोस्टली किस किस प्रकार के होते हैं। इसके बारे में अगर हम देखें कि एंजाइम के जो टाइप्स आप लोगों को किस किस प्रकार के देखने को मिलेंगे, तो एक तो सबसे पहले हम बात करें कि सेल के अंदर इनकी उपस्थिति किस आधार पर है, उस आधार पर ये आपको किस रूप में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो ये आपको देखने को मिलेंगे, हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एंजाइम की। तो एक तो आपको देखने को मिलेगा उपस्थिति के आधार पर एक्सो एंजाइम, और दूसरा आप लोगों को देखने को मिलेगा एंडो एंजाइम। एक्सो एंजाइम ऐसे एंजाइम जो कि कोशिका की सतह के बाहर पाए जाते हैं, कोशिका की सतह के बाहर ही एक्टिविटी शो करते हैं, लेकिन इनका निर्माण कोशिका के अंदर से होता है। तो ऐसे एंजाइम को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सो एंजाइम के रूप में डिफाइन करते हैं। मोस्टली बैक्टीरिया, फंजाई, इनके अंदर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। एंडो एंजाइम आप लोग देखेंगे कि कोशिका के अंदर पर्टिकुलर सेल ऑर्गन के अंदर कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जो कि अपना पर्टिकुलर वर्क करते हैं। ऐसे एंजाइम को आप लोग क्या कहेंगे, एंडो एंजाइम कहेंगे। जैसे कि आप लोगों ने कहा कि क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस से संबंधित एंजाइम जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार आप कहें माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, रेस्पायरेशन से संबंधित एंजाइम जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसके अलावा भी हम लोग कह सकते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, आपके न्यूक्लिक एसिड से संबंधित एंजाइम जो है वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलेजेज एंजाइम से रिलेटेड एंजाइम जो है वो देखने को मिलते हैं। तो एक जो एंजाइम कोशिका की सतह के बाहर है, और एंडो एंजाइम जो कि आप लोग कहेंगे कि कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, पर्टिकुलर सेल ऑर्गन के अंदर है और पर्टिकुलर वर्क जो है वो करते हैं। दूसरा आप देखेंगे कि ये जो एंजाइम हैं ये मोस्टली दो रूपों में और आप लोगों को देखने को मिलेंगे स्ट्रक्चर के आधार पर। एक तो आप कहेंगे सिंपल एंजाइम, और दूसरा आप कहेंगे कॉम्प्लेक्स या होलो या कॉन्जुगेटेड एंजाइम। सिंपल एंजाइम, सिंपल एंजाइम का मतलब ऐसे एंजाइम जो कि मोस्टली प्रोटीन के द्वारा बने हुए होते हैं। प्रोटीन के द्वारा जो एंजाइम बने हुए हैं वो सिंपल एंजाइम की कैटेगरी के अंदर आते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिन है, पेप्सिन है, यूरिएज है, आपका लाइपेज है, ये सारे के सारे प्रोटीन के द्वारा बने हुए हैं। तो इन एंजाइम को आप लोग क्या कह रहे हैं, सिंपल एंजाइम कह रहे हैं। कॉम्प्लेक्स एंजाइम या होलो एंजाइम या कॉन्जुगेटेड एंजाइम आप लोग देखेंगे कि ये एंजाइम दो चीज़ों से बना हुआ है। एक तो इसके अंदर क्या है, प्रोटीन पार्ट है, और एक क्या है इसके अंदर, नॉन प्रोटीन पार्ट है। प्रोटीन पार्ट को तो आप लोग क्या कहेंगे, एपो एंजाइम, जबकि नॉन प्रोटीन पार्ट है इसको आप लोग क्या कहेंगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में
डिफाइन करेंगे। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। कॉम्प्लेक्स एंजाइम, होलो एंजाइम या कॉन्जुगेटेड एंजाइम दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है। एक तो प्रोटीन पार्ट से मिलके बना हुआ है, नॉन प्रोटीन पार्ट से मिलके बना हुआ है। प्रोटीन पार्ट को आप एपो एंजाइम कहेंगे, नॉन प्रोटीन पार्ट को आप लोग क्या कहेंगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में डिफाइन करेंगे। अब आप लोग देखेंगे कि ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है ये आपको 3 प्रकार में देखने को मिलता है। एक तो को एंजाइम, एक होता है कोफैक्टर और एक मेटेलिक एक्टिवेटर, इस रूप में आप लोगों को देखने को मिले। को एंजाइम का मतलब ऐसे प्रोस्थेटिक ग्रुप है जिनके अंदर आपका एपो एंजाइम जो है वो ढीले रूप से आप लोगों को व्यवस्थित देखने को मिलेगा, तो ऐसे एंजाइम को आप लोग क्या कहेंगे, को एंजाइम के रूप में डिफाइन करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है को एंजाइम ए, को एंजाइम क्यू साइटोक्रोम पंप के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। फिर आप कहेंगे कोफैक्टर, इसके अंदर आप लोग देखेंगे कि एपो एंजाइम जो है थोड़ा सा टाइटली बाइंडेड होता है, इनको अलग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और इसके अंदर आप लोग देखते हैं मोस्टली आपका NADP है, FADP है, ये सारे के सारे जो है कोफैक्टर के रूप में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और मेटेलिक एक्टिवेटर के अंदर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर मोस्टली जैसे कि आप लोग कहते हैं Na+, Ca++, ये सारे के सारे आप लोगों को मेटेलिक एक्टिवेटर के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो एंजाइम के अंदर आप लोग कहेंगे कि सिंपल एंजाइम या कॉम्प्लेक्स या होलो एंजाइम के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। और यहाँ पर ध्यान दें, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है एपो एंजाइम क्या होता है या प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो क्या होता है। ये प्रोटीन पार्ट है, जबकि ये नॉन प्रोटीन पार्ट के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। दूसरी बात आप कहेंगे कि आपने कहा कि हमें आइसो एंजाइम जो है वो भी आप लोगों को देखने को मिलता है। आइसो एंजाइम का मतलब है कि एंजाइम की अगर संरचना बहुआण्विक रूप में है और कई सारे एंजाइम से मिलकर वो बना हुआ है, तो ऐसे एंजाइम को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोजाइम या आइसो एंजाइम के रूप में डिफाइन करते हैं। जैसे कि गेहूं के अंदर एल्फा एमाइलेज पाया जाता है जो कि 16 प्रकार के आइसो एंजाइम के द्वारा बना हुआ है। तो ये सारा का सारा आपको इसके अंदर मोस्टली देखने को मिलता है। इसी के साथ में आप लोगों ने पढ़ा है, आपको कई बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जाइमोजन या जाइमेज जो है उसके रूप में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये प्रीकर्सर एंजाइम के रूप में होता है, यानी कि कुछ एंजाइम जो है वो पहले इनएक्टिव रूप में होते हैं लेकिन फिर उनके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं और मॉडिफिकेशन के परिणाम स्वरूप वो एक्टिव रूप के अंदर आ जाते हैं। जैसे कि आप लोग कहेंगे पेप्सिनोजन, इससे क्या बना है, पेप्सिन हार्मोन जो है, पेप्सिन जो है वो एंजाइम बना है। तो ये पहले किस रूप में है, जाइमोजन के रूप में, फिर इसके अंदर कुछ इंटरचेंज हुआ है और इंटरचेंज होने के परिणाम स्वरूप इसका निर्माण जो है वो आप लोगों को देखने को मिला है। तो एंजाइम क्या होता है, एंजाइम किस किस प्रकार के होते हैं, ये आप लोगों ने जाना है। फिर नेक्स्ट इसके अंदर आप लोग बात करेंगे कि एंजाइम की मैकेनिज्म से रिलेटेड जो थ्योरी दी गई है आप लोगों को, उन थ्योरी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है सबसे पहले एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स थ्योरी। किसने दी थी, पहले बताया था आपको, माइकेलिस और मेंटेन के द्वारा ये दिया गया था। तो इसमें आपने क्या कहा था, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के अंदर आप लोग देखेंगे कि एंजाइम किसी सबस्ट्रेट के साथ में क्रिया करेगा, क्या बनाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेगा। फिर आप कहेंगे इससे क्या बनेगा, एंजाइम प्रोडक्ट बनेगा। और फिर इसके बाद में आप लोग देखेंगे कि एंजाइम अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट जो है वो अलग हो जाएगा। तो ये थ्योरी जो है वो आपको किस रूप में देखने को मिलती है, ES कॉम्प्लेक्स थ्योरी के रूप में आप लोगों को देखने को मिलती है कि भाई एंजाइम जो है वो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ में क्रिया कर ये कॉम्प्लेक्स बना देता है। ये कॉम्प्लेक्स इस कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाता है, प्रोडक्ट का निर्माण हो जाता है। प्रोडक्ट बनने के बाद में एंजाइम जो है वो वापस रिलीज हो जाता है। तो ये सारा का सारा काम आपको इस थ्योरी के अंदर देखने को मिलता है। फिर दूसरा आपने कहा है कि हमें दूसरी जो थ्योरी जो आप लोगों को देखने को मिली है, जो कि आपने कही है कि आपको लॉक एंड की थ्योरी के रूप में आप लोगों को देखने को मिली है, जो कि आपने कहा है
इमिल फिशर के द्वारा दी गई है। दूसरा आपका लॉग एंड की थ्योरी इमिल फिशर के द्वारा। इसके अंदर आप लोग देखेंगे कि आपका एंजाइम जो है वो मोस्टली आपको इस प्रकार का देखने को मिलता है। ये है आपका एंजाइम, और एंजाइम के साथ में ये क्या है आपका, साथ में आपको देखने को मिल रहा है एपो एंजाइम जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये तो है एपो एंजाइम। ये क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप। दोनों जुड़ेंगे तो जुड़ने के परिणाम स्वरूप आप लोगों ने देखा कि इसके परिणाम स्वरूप ये निर्माण हो गया, ये बन गया होलो एंजाइम। क्या बन गया, होलो एंजाइम। अब आप लोग देखेंगे कि ये होलो एंजाइम किसी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ में जुड़ेगा। इसके साथ में क्या आकर जुड़ेगा, कोई सबस्ट्रेट जो है वो आकर जुड़ेगा। ये कोई सबस्ट्रेट जो है वो आकर जुड़ रहा है, ये है सबस्ट्रेट। तो क्या बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है उसका निर्माण हो गया। अब इस सबस्ट्रेट के बाद में क्या बनेगा, एंजाइम प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बना दिया जाएगा। और प्रोडक्ट बनने के बाद में आप लोग देखेंगे कि आपका जो एंजाइम जो था वो तो रिलीज हो चुका है, और जो आपका प्रोडक्ट बना है वो भी आप लोगों को अलग देखने को मिलेगा। यानी कि कहने का मतलब है लॉग एंड की थ्योरी इसलिए कहा गया है क्योंकि इमिल फिशर ये मानते हैं कि यहाँ पर एंजाइम जो होता है वो फिक्स रूप में पाया जाता है, और ये किसी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ में ही क्रिया करता है, और पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ में क्रिया कर अपना प्रभाव जो है वो दिखाता है। तो ये क्या है, आपकी लॉग एंड की थ्योरी के रूप में आप लोगों को देखने को मिलती है, इमिल फिशर की थ्योरी है। फिर नेक्स्ट आप लोग देखेंगे कि हमें जो तीसरी जो थ्योरी देखने को मिलती है जिसमें आपने कहा है इंड्यूस्ड फिट थ्योरी जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। इंड्यूस्ड फिट थ्योरी का मतलब ये है, आप लोग देखेंगे कि इसके अंदर आपका एंजाइम जो है वो आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है कि भाई ये जो होता है इसको तो आप लोग बोलते हैं बट्रेस ग्रुप, और इसको आप लोग बोलते हैं ये क्या है, एक्शन साइट के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। यहाँ पर एंजाइम जो होता है वो लचीले रूप में पाया जाता है, फिक्स नहीं होता है। और यहाँ पर भी आप लोग देखेंगे कि ये किसी सबस्ट्रेट के साथ में जुड़ेगा और इनके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में इंटररिएक्शन होगी। फिर यहाँ पर भी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा, और नेक्स्ट में आप लोग देखेंगे कि प्रोडक्ट बनने के बाद में एंजाइम जो है वो पूरा का पूरा रिलीज हो जाएगा। तो ये थ्योरी जो है जो कि कोसलैंड के द्वारा दी गई है, किस रूप में है, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी के रूप में आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये एंजाइम का सेगमेंट के बारे में आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिर आप कहेंगे कि एंजाइम का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो एंजाइम के नामकरण के अंदर आप लोग देखते हैं कि इनका नामकरण मोस्टली इनके सबस्ट्रेट के आधार पर, जिसमें आप लोग कहते हैं कि आपका एमाइलेज है, पेप्सिन है, या फिर आपका लाइपेज एंजाइम है उस रूप में, या इनके रिएक्शन के आधार पर कि भाई ऑक्सीडेशन की रिएक्शन कर रहा है या डिहाइड्रोजिनेशन कर रहा है, उस आधार पर इनका नामकरण किया जाता है। या फिर एक ब्रांच है जिसको आप लोग बोलते हैं IUB, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ये एंजाइम के नोमन कल्चर के लिए इसने 6 क्लासें जो है वो डिवाइड की गई है। 6 क्लासों के अंदर पहला आप लोग देखेंगे ऑक्सीडो रिडक्टेज, यानी कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन से रिलेटेड जो भी काम जो है वो किया जाता है, ऑक्सीडेशन से रिलेटेड हो गया। फिर नेक्स्ट आप लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन के बाद में हाइड्रोलेजेज जो है उससे रिलेटेड काम हो गया, लाइसेजेज जो है उससे रिलेटेड काम हो गया। फिर आप कहेंगे लाइगेज जो है इससे रिलेटेड काम हो गया, आइसोमरेज से रिलेटेड काम हो गया। और फिर नेक्स्ट जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा ट्रांसफरेज जो है, इससे रिलेटेड काम जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री जो है एंजाइम के नोमेनकल्चर के लिए ये 6 क्लासें डिवाइड करती है। यहाँ ऑक्सीडेशन का काम होता है। हाइड्रोलाइजेज के अंदर आप लोग देखते हैं कि हाइड्रोलाइसिस की क्रिया के माध्यम से बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है।
लाइजेज जो है यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन सल्फर के बीच में या नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है उनको तोड़ा जाता है। लाइगेज एंजाइम यहाँ ये क्या करता है, किसी मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ने का काम करता है। आइसोमरेज एंजाइम जिसके अंदर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर मोस्टली क्या काम होता है, एक दूसरे आइसोमर को इंटरचेंज किया जाता है। और नेक्स्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा डीहाइड्रोजिनेज जो है वो देखने को मिलता है। ट्रांसफरेज की जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा डीहाइड्रोजिनेज जो है वो देखने को मिलेगा। डिहाइड्रेशन की क्रियाएं होंगी जिसके परिणाम स्वरूप NADH2 FADH2 जो है वो सारे के सारे निर्माण किए जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये क्या करते हैं, एक इसी नंबर देते हैं। एंजाइम कमीशन जो है एक नंबर देता है, जैसे कि हेक्सोकाइनेज एंजाइम के लिए आपको देखने को मिलेगा 271 नंबर देखने को मिलता है। तो 2 नंबर का मतलब आप लोग देखेंगे कि ये 2 नंबर क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। 7 सब क्लास है, ये भी सब क्लास है, ये भी सब क्लास है। तो ये मोस्टली क्या है, हाइड्रोलेजेज एंजाइम के रूप में है। और फिर आप कहेंगे कि ये क्या है, प्रोटीन जो है फॉस्फेट डोनर है, फॉस्फेट एक्सेप्टर है। और ये एंजाइम का नामकरण से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है उसके रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो एंजाइम के नामकरण के रिगार्डिंग आप लोगों को ध्यान में रखना है कि सबस्ट्रेट के आधार पर नामकरण दिया जाता है या रिएक्शन के आधार पर नामकरण दिया जाता है या IUB के आधार पर भी इनका नामकरण दिया जाता है। 6 क्लासें जो है वो किस किस रूप में आप लोगों को देखने को मिलती है। और एंजाइम की मैकेनिज्म के रिगार्डिंग ये थ्योरी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स थ्योरी क्या है, लॉक एंड की थ्योरी क्या है, और इंड्यूस्ड फिट थ्योरी जो है वो आप लोगों को क्या देखने को मिलती है। इसी के साथ में एंजाइम के अंदर एक टर्नओवर निकाला जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं Km। कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है Km का मतलब क्या है। Km का मतलब होता है माइकेलिस कांस्टेंट के रूप में ये आप लोगों को देखने को मिलता है। माइकेलिस कांस्टेंट है, यानी कि एक एंजाइम जो है वो कितने सबस्ट्रेट के साथ में क्रिया करेगा, ये उसका टर्नओवर है। टर्नओवर को हम किस रूप में डिफाइन करते हैं, Km के रूप में डिफाइन करते हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि हम V0 यानी कि वॉल्यूम ऑफ इनिशियल या V1 वॉल्यूम ऑफ इनिशियल वॉल्यूम जो है वो डिफाइन करते हैं, या V मैक्सिमम जो है वो डिफाइन करते हैं कि मैक्सिमम वॉल्यूम जो है वो क्या होगी एंजाइम सबस्ट्रेट की क्रिया के बीच में। और इसके आधार पर क्या निकाला जाता है, टर्नओवर या Km वैल्यू, जिसको आप लोग कहते हैं कि एक एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ में कितने सबस्ट्रेट के साथ में क्रिया करेगा, वो सारा का सारा निकाला जाता है। Km को क्या कहा जाता है, माइकेलिस कांस्टेंट के रूप में डिफाइन किया जाता है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है एंजाइम के रिगार्डिंग। और इसी के साथ में ही आप लोगों को ध्यान में रखना है कि एंजाइम की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है कि भाई ये प्रोटीनी नेचर का होता है, कोलोइडल नेचर का होता है, जल को अवशोषित कर लेता है। और इसके अलावा आप लोग देखेंगे कि pH का प्रभाव भी होता है, मोस्टली 7 pH पर काम करता है। साथ ही आप कहेंगे कि ये थर्मो लेवल भी होता है कि भाई टेम्परेचर का भी प्रभाव पड़ता है। ज़्यादा टेम्परेचर पर एंजाइम जो होते हैं वो डिसोशिएट हो जाते हैं, अपना प्रभाव जो है वो नहीं दिखा पाते हैं। तो ये कुछ इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो भी आप लोगों को देखने को मिले। तो आइए एंजाइम का जो टॉपिक है इस वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाता है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे का जो मैटर है उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।